हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्जाम 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से शिक्षण अभिवृत्ति वाले यूनिट में शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करने वाले, उसके बारे में जानने वाले हैं। तो बहुत दिनों से मैंने क्लास आपका नहीं लिया था। इससे पहले जो मैंने टॉपिक आपको शिक्षण अभिवृत्ति वाले यूनिट में कवर कराया था वो था आपका शिक्षण जो चर होते हैं या शिक्षण के जो चर होते हैं उनके जो विभिन्न कार्य हैं उनके ऊपर हमने चर्चा की थी और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था। और उस क्लास के बाद ये जो है क्लास मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसमें हम शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उसको जानने का प्रयास करेंगे। इसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, हर एक काम का अपना उद्देश्य होता है। आप भी अगर तैयारी कर रहे हो तो उसका भी कुछ न कुछ उद्देश्य है, अन्यथा आप उसकी तैयारी नहीं करते। उद्देश्य ये है कि आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है, उसके साथ साथ जेआरएफ को भी क्वालिफाई करना है, या तो रिसर्च करना है आपको, या तो आपको कॉलेज लेक्चरर बनना है। तो बिना नीड के या बिना उद्देश्य के कोई काम नहीं करता। हर एक काम का अपना उद्देश्य होता है, चाहे आप एजुकेशनल लाइफ में हो या आप ऐसे ही अपने जीवन जी रहे हैं, उसमें भी आपकी कुछ ना कुछ नीड रहती है। तो इन्हीं उद्देश्यों को बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं क्लियर करूंगा। बस आपको इतना सा करना है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे मटेरियल को इंक्लूड किया है, तो सब कुछ आपको बड़ा इजी वे में समझ में आएगा। बस आप साथ साथ मेरे बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, स्लाइड में सबसे पहले शिक्षण के उद्देश्य के बारे में डिटेल्स थोड़ा सा जान लेते हैं और आगे क्लास को जो है इसमें जो कंटेंट है, जो पॉइंट्स हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके तरफ आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक हेडिंग डाल रखा है यहाँ पर आपका टीचिंग ऑब्जेक्टिव की। तो इसको एक एक करके हम देखते हैं और पॉइंट टू पॉइंट सारा कुछ मैंने लिख रखा है। ऐसा नहीं कि बहुत सारा कंटेंट जो बुक का है मटेरियल मैंने इसमें मेंशन कर दिया है। जो महत्वपूर्ण बिंदु है बाकी तो मैं समझाने का आपको काम करूंगा। अदरवाइज नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। अब देखिए, इसमें मैंने बताया कि शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता तथा नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों का विकास करना है। तो जो मेन शिक्षण का उद्देश्य है, जो टीचर शिक्षण कार्य करता है, जिसमें वो किसी सब्जेक्ट के सिलेबस को कंप्लीट कराता है, पढ़ाता है, या जो छात्र के जो भावात्मक स्तर है, सामाजिक स्तर है, नैतिक स्तर है, उनको डेवलप करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर देखिए बताया क्या गया है कि जो शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो छात्र में जो नेतृत्व क्षमता है, लीडरशिप की भावना जो है उसको उत्पन्न करना है। जो उसका नैतिक आचरण है, लोगों से वो कैसे बातचीत करता है, लोगों के साथ कैसे उठता बैठता है, ये सारी चीजों को जो है डेवलप करना या उसका विकास करना यहां पर शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों के अंतर्गत आता है। देखिए, इसके सामाजिक उद्देश्य का मतलब समाज के लोगों के साथ कैसा आचरण है, उठना बैठना, ये सारा कुछ मैटर रखता है। तो जो मूल्य हैं उनका विकास करना। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे और आपने ये सारी चीजें फील की होंगी अपने जीवन में। अगर आप स्कूल में जा रहे होंगे तो टीचर के द्वारा कहा जाता है आपको डिसिप्लिन में रहना है, ऐसे रहना है, बड़ों से ऐसे बात करना है, अपने से छोटों से ऐसे बात करना है। सारी चीजें आपको समझाई जाती है और आप में जो है नेतृत्व की क्षमता को डेवलप करने का प्रयास किया जाता रहा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षार्थियों को सिखाने के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे वे पढ़े एवं अन्य कार्यों में रुचि ले सके। तो देखिए, एक यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ये भी महत्वपूर्ण है कि जो शिक्षार्थी हैं, जो छात्र हैं, उनको क्या करना है कि मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना है, जिससे वो क्या करे, पढ़ने का काम करे और अन्य जो कार्य हैं, अन्य कार्य का मतलब हो सकता है उसको खेल पसंद हो सकता है उसको ड्राइंग करना पसंद हो सकता है उसको सिंगिंग करना पसंद हो सकता है वो इंजीनियरिंग कार्य या कुछ बनाने का, ऐसी चीजों को पसंद हो, तो उन कार्यों में रुचि ले सके। ये भी जो है आपका प्रमुख उद्देश्य के अंतर्गत मान लीजिए आता है। तो मेन काम प्रोत्साहित करना है जिससे वो पढ़ाई करे। पढ़ाई करने का मतलब ऐसा नहीं है कि हर चीज का मतलब नौकरी पाना या पैसे कमाना होता है। अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हैं तो आम व्यक्ति से आपकी सोचने समझने की जो क्षमता और शक्ति होती है एकदम अलग हो जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि छात्रों में आत्मविश्वास की भावना जागृत करना। यह भी आपका शिक्षण के उद्देश्य या टीचिंग ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत आता है। तो वो हमेशा क्या रहे, आत्मविश्वास उसके अंदर भरा रहे। क्योंकि देखिए, बिना कॉन्फिडेंस के जो है हम कुछ चीज़ों को करने से एकदम परहेज करते हैं। जैसे कि कॉन्फिडेंस आपका लूज होता है तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। आप क्वेश्चन को सब कुछ याद रहता है, उसके बाद भी जो है आपका कॉन्फिडेंस डाउन में जाता है तो आप चीज़ों को कर नहीं पाते। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि छात्रों में आत्मविश्वास की भावना
आपको जागृत करना है। अगर आप भी आत्मविश्वास से भरपूर रहते हैं तो आप जो है पॉजिटिविटी के साथ कोई भी काम करते हैं और आपको बहुत बेहतर फील होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे आपको याद रखना है। एक बार रिकॉल करता हूँ, जो शिक्षण के जो प्रमुख उद्देश्य हैं उसमें छात्र के नेतृत्व क्षमता का विकास करना है, नैतिकता का विकास करना है, सामाजिक मूल्यों का विकास करना है। छात्रों को आपको हमेशा प्रोत्साहित करना है जिससे वो पढ़ने का काम करें, और अन्य कार्य जिसमें जो अदर एक्टिविटी है, जिसमें मैंने बताया सिंगिंग है, कुछ भी हो सकता है, स्पोर्ट्स है, तो उसमें वो रुचि ले सके और उनका आत्मविश्वास जो है ऊपर एकदम हाई लेवल पे, तभी जो है वो कॉन्फिडेंस पूर्वक कोई भी कार्य को करेगा। तो यहाँ पर ये इसको भी जागृत करना है। तो उम्मीद करता हूँ स्लाइड आपको क्लियर हो गई होगी। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइएगा, वहां पर भी मैं आपको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। बाकी आगे आइए अगले स्लाइड को देखते हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने और भी जो ऑब्जेक्टिव हैं टीचिंग के, जो उद्देश्य हैं, उसको भी मैंने मेंशन कर रखा। ऊपर तो मैंने आपको 2-3 पॉइंट मैंने बताया, और भी कई सारे पॉइंट हैं जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत आते हैं, उसे भी आप देखते हुए चलिए। फिर इसमें देखिए नेक्स्ट है कि सामाजिक व मानवीय मूल्यों का विकास करना है। सामाजिक, जैसे कि मैंने वो ऊपर बताया, समाज में कैसे उठना बैठना है। मानवीय मूल्यों का मतलब किसी व्यक्ति के प्रति कैसी उसकी संवेदना है। आप देखते हैं इसी समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे लोगों के प्रति द्वेष का या हीन भावना रखते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो बेसिकली ये वाला जो मैंने पॉइंट बताया, सहानुभूति और उनकी मदद करना, ऐसे मूल्यों को आपको छात्रों के अंदर विकसित करना है। ऐसा नहीं कि उनसे द्वेष रखें, उनसे हीन भावना रखें, ऐसे मूल्यों को आपको विकसित नहीं करना है। सहानुभूति, मदद वाला जो भावना है, इसको आपको विकसित करना है। फिर देखिए शारीरिक व मानसिक विकास करना है। शारीरिक विकास का मतलब फिजिकली वो फिट रहे, मानसिक का मतलब आप समझ पा रहे हो कि आज के वर्तमान समय में और इसके साथ ही साथ पूरे कोविड के टाइम में लोग कितना डिप्रेशन का शिकार हुए और उसके बाद से उन्होंने गलत कदम उठाया। तो मेंटली उनको मजबूत बनाना है, शारीरिक रूप से मजबूत बनाना तो है ही है। जैसे कि कोई उन पर प्रेशर पड़े या वो कोई समस्या हो जाए तो तुरंत वो क्या हो, हतोत्साहित ना हो जाए और जो है उसे करने का मन न करे। तो उनको मेंटली आपको प्रिपेयर रखना है। फिर उसके बाद से आध्यात्मिक व नैतिक भी विकास करना है। आध्यात्मिक का मतलब जो आपके ध्यान की बात है, कंसंट्रेशन की बात है, कि आप जो है मेंटली किस तरीके से आप कंट्रोल अपने आप को रखते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं आध्यात्मिक में, और बाकी नैतिक विकास का मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद से नेक्स्ट इसमें है पारिस्थितिकी से अनुकूलन करना, यानी जो भी परिस्थिति है, जिस भी समाज में वो रहता है, किस प्रकार से वो अनुकूलन करता है। जैसे कि कोई भी जीव होता है वो अपने पर्यावरण के साथ कैसे अनुकूलन करता है। जैसे कि गर्मी का मौसम आता है तो हम लोग कैसे अनुकूलन करते हैं, फैन या बहुत सारे हल्के कपड़े पहनते हैं। फिर या ठंडी का मौसम आता है तो हम क्या करते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। तो अपने पर्यावरण के साथ कैसे अनुकूलन हम कर रहे हैं। अगर गर्मी वाला बिहेव करेंगे तो हमें ठंडी लग जाएगी, तो यानी कि ठंडी लग रही तो ठंडी से बचने का हम प्रयास करते हैं, यानी उसके अनुसार ढल जाते हैं या उसके सामने झुक जाते हैं कि जो पर्यावरण का जो मौसम है या वेदर इस तरीके से चल रहा है और हमें उसके अनुसार ढलना पड़ेगा। फिर उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षक के साथ साथ सहपाठियों और विद्यालयी वातावरण के साथ सहभागिता, यानी कोऑपरेटिव की यहाँ पर बात करी जा रही है। लोगों के साथ कैसे जो है कोऑपरेटिव भाव हो या सहभागिता हो, यानी मिलजुल कर कैसे काम करें, इस तरीके इन बातों पर भी जो है ध्यान दिया जाना चाहिए। फिर जीवन को पूर्णता व व्यापकता प्रदान करना चाहिए, यानी कि जीवन को किस प्रकार से जीना है, कैसे अपने जीवन को पूरा व्यापक लेवल पे या उसको और एक्सपेंड करना है, अच्छी अच्छी चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, उनके बारे में जानना है। तो जीवन की पूर्णता और व्यापकता उसे जो है प्रदान करना है। ये कुछ ऑब्जेक्टिव हैं टीचिंग के, इनको आपको याद रखना है। देखिए मैं डिटेल में और जो व्यवहारिक जीवन है उसके साथ जो है को रिलेट करके चीज़ों को बता रहा हूँ, ताकि अब देखिए एक इमेज मैंने यहाँ पर लगा रखा है ब्रेन का जो एक्सरसाइज कर रहा है। तो बेसिकली ब्रेन को यहाँ पर मजबूत करना है, जैसे कि ये मानसिक विकास वाला मैंने पॉइंट आपको बताया था। तो उम्मीद है कि ये स्लाइड आपको क्लियर हो गई होगी। आइए अगले स्लाइड को देखते हैं। और भी कुछ पॉइंट यहाँ पे रह गया टीचिंग ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, इसे आप देख लीजिए। तो जीविकोपार्जन का मतलब जो कि आज के वर्तमान समय में सभी व्यक्ति कर रहे हैं। तो शिक्षण का एक उद्देश्य जीविकोपार्जन भी सिखाना यहाँ पर हो गया। किसी कौशल या किसी स्किल में आपको जो है पारंगत या बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। जैसे आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी आपके कोर्सेज हैं उसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है, उससे जुड़े जो कोर्सेज हैं वो कराए जाते हैं। और उसके बाद से आप एक कौशल जो है आपके अंदर आता है, जिससे आप अपने उस कौशल को सेल आउट करते हैं मार्केट में इस तरीके से, उसके बदले आपको पैसे मिलते हैं, जिससे आप जीविकोपार्जन का काम करते हैं। तो ठीक है, इसको भी डेवलप करना है। फिर ज्ञान में समृद्धि करना है, यानी जितना भी ज्ञान आपके पास रहा है उसके बाद से आप जो फॉर्मल या इनफॉर्मल रूप से जो ज्ञान अपने अंदर लेते हैं उसमें भी समृद्धि करना है। और बौद्धिक व चारित्रिक निर्माण, ये वाला पॉइंट ऊपर मैंने एक चीज़ बताया, उसी से आप जोड़ के देख सकते हैं।
चारित्रिकी आपका चरित्र कैसा है, आपके बारे में लोगों की राय क्या है, कैसे हैं, समाज में आपकी स्थिति कैसी है, कैसी पहचान है। तो ये चारित्रिक निर्माण के बारे में बात की जा रही है। और आपसी सहयोग और भ्रातृत्व की भावना का विकास करना है, यानी एक दूसरे की मदद करना है, एक दूसरे के साथ बेहतर संबंध है उसको भी स्थापित करना, ये भी आपका टीचिंग ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत आता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। और अदरवाइज कहीं डाउट होता है तो आपके पास नीचे कमेंट बॉक्स का एक बॉक्स मिल जाएगा, उसमें आप अपनी प्रॉब्लम को मेंशन कर सकते हैं। मैं सभी के कमेंट को रीड आउट करता हूँ और उसके बाद से जवाब देने का प्रयास करता हूँ। आइए अगली स्लाइड को इसमें देखते हैं। अब इस स्लाइड में जो है शिक्षण के जो निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण है उसे हम देखेंगे। एक तो सामान्य वर्गीकरण था जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर इस स्लाइड में शिक्षण के जो निर्देशात्मक उद्देश्य के वर्गीकरण है उनको हम जानेंगे, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। अब देखिए इसमें मैंने बताया कि निर्देशात्मक उद्देश्यों को वर्गीकृत करने के दो मुख्य तरीके हैं, इनको पहले देख लेना है आपको। एक तो है ब्लूम द्वारा किया गया वर्गीकरण, इसको मैं अभी इसके बारे में बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा। ब्लूम क्लासिफिकेशन इसको बोला जाता है। और दूसरा है गैगने और ब्रिक्स के द्वारा किया गया वर्गीकरण। तो इन दोनों के द्वारा जो है शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है। किस प्रकार से किया गया है, एक एक स्टेप करके और एक एक चीजों को बारीकी से हम समझते हुए चलेंगे। आपको याद रखना है, दो लोगों का नाम याद रखना है, एक तो ब्लूम द्वारा किया गया वर्गीकरण और एक गैगने और ब्रिक्स के द्वारा किया गया वर्गीकरण। तो आइए अब हम अगली स्लाइड को देखते हैं। अब इस स्लाइड में थोड़ा सा ब्लूम के वर्गीकरण के बारे में मैंने तो ऊपर चर्चा कर ली। अब ये ब्लूम महोदय कौन है, इनके बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ब्लूम के द्वारा किया गया वर्गीकरण यानी कि ब्लूम क्लासिफिकेशन। अब देखिए ब्लूम का वर्गीकरण, बेंजामिन ब्लूम जो है 1913 से 1999 तक इनका जीवन काल रहा है और एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 1956 में प्रकाशित अपनी पुस्तक टैक्सोनॉमी ऑफ द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में इस वर्गीकरण को प्रस्तुत किया था। तो देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, हर जगह आपको नहीं मिलती, किताबों में भी ये आपका मेंशन नहीं है, जो गाइड्स होते हैं। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि जो ब्लूम का वर्गीकरण है या ब्लूम टैक्सोनॉमी है, इसमें जो है बेंजामिन ब्लूम जिनका जीवन काल 1913 से 1999 तक के बीच में रहा और एक ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 1956 में प्रकाशित अपनी एक पुस्तक में जिसका नाम था टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, इसमें अपना जो शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण है उसको प्रस्तुत किया था। फिर देखिए इसमें आगे मैंने बताया कि जो ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से प्रचलित हुई, यानी कि बेसिकली तो ब्लूम इनका नाम है और ये ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से जो है ये जो शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण है काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। तो उम्मीद है कि इतना ये जो इनका डिटेल्स है इनको आप याद रखेंगे। इनका जीवन काल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका बेसिकली जो वर्गीकरण है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी मैं आगे क्लियर करते हुए चलूंगा। बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। अब देखिए स्लाइड में मैंने बताया कि ब्लूम के वर्गीकरण को शिक्षा के उद्देश्यों के नाम से भी जाना जाता है और शिक्षण प्रक्रिया का निर्माण इस तरीके से किया जाता है ताकि इन उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। तो बेसिकली ब्लूम के वर्गीकरण को जो शिक्षा का उद्देश्य है उसके नाम से जाना जाता है और शिक्षण प्रक्रिया का निर्माण किस तरीके से किया जाए ताकि शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उनको अच्छे तरीके से प्राप्त किया जा सके। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद से वर्तमान की शिक्षा जो है ब्लूम के वर्गीकरण पर ही आधारित है, जैसे कि एक अध्यापक पढ़ाने से पहले उस प्रकरण से जुड़े ज्ञानात्मक, बोधात्मक एवं क्रियात्मक उद्देश्यों का चयन करता है। तो मान लीजिए कि कोई शिक्षक है, जैसे कि बताया यहाँ पर क्या गया कि जो वर्तमान का जो शिक्षण कार्य है या शिक्षा है वो पूरी तरीके से ब्लूम के वर्गीकरण पर ही आधारित है, जिसमें अध्यापक जो है पढ़ाने से पहले प्रकरण, यानी जो प्रकरण होता है क्या कुछ कैसे पढ़ाना है, उससे जुड़े हुए जो ज्ञानात्मक पॉइंट्स होते हैं, जो बोधात्मक बातें होती हैं, जो क्रियात्मक उद्देश्य होते हैं, उनका पहले चयन किया जाता है। यानी कि इसको पढ़ाने के बाद छात्र को क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, इससे उसके ज्ञानात्मक स्तर में कितने वृद्धि होगी, उसका बोध कितना होगा, उसके क्रियात्मक उद्देश्य कितना जो है पूरे हो सकते हैं, इनको जो है सबसे पहले चयन कर लिया जाता है एक अध्यापक के द्वारा। तो उम्मीद है कि इस स्लाइड में जो भी मैंने बातें आपको बताई वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। आइए अब अगली स्लाइड को देखते हैं। अब देखिए इस स्लाइड में मैं आपको बताने वाला हूं कि ब्लूम महोदय ने जो है अपने शिक्षण के उद्देश्यों के वर्गीकरण को 3 भागों में वर्गीकृत किया है, जिसमें सबसे पहला स्तर है आपका संज्ञानात्मक उद्देश्य यानी कॉग्निटिव डोमेन, और फिर उसके बाद से दूसरा है आपका भावात्मक उद्देश्य जिसको अफेक्टिव डोमेन बोलते हैं। फिर उसके बाद से तीसरा है आपका मनोशारीरिक उद्देश्य जिसको
साइकोमोटर डोमेन बोला जाता है। तो ये 3 भागों में उन्होंने इसको वर्गीकृत किया था। किसको? शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्य को। किसने किया था? ब्लूम महोदय ने। ये बातें आपको याद रखना है कि ब्लूम महोदय ने शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्यों को 3 भागों में वर्गीकृत किया था। सबसे पहला है आपका संज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है भावात्मक उद्देश्य और तीसरा है मनोशारीरिक उद्देश्य। और सबके नाम मैंने इंग्लिश में आगे लिख रखे हैं, इसे भी आपको याद रखना है। आइए अब आगे इसमें देखते हैं। अब एक एक करके इसके बारे में डिटेल में जो है हम जानकारी लेते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था? संज्ञानात्मक उद्देश्य था, यानी कि कॉग्निटिव डोमेन। तो इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत ज्ञान यानी कि नॉलेज आपका आता है। और इसमें मैंने क्या बताया कि जब तक किसी वस्तु के बारे में ज्ञान या नॉलेज नहीं होगा तब तक उसके बारे में चिंतन करना असंभव है, और अगर संभव हो भी जाए तो उसको सही दिशा नहीं मिल पाती है। तो याद रखना है कि किसी भी चीज के बारे में चिंतन करने के लिए उसके बारे में ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि कोई भी रिसर्चर होता है या कोई साइंटिस्ट होता है तो उसके पास जो है पहले से तथाकथित जो भी ज्ञान उपलब्ध है किताबों के माध्यम से या टीचरों के माध्यम से उसको मिल जाती है। उसके बाद उसमें वो बहुत ही ऊंचे स्तर पे चिंतन करता है, जिससे नई चीजों का वो सृजन करता है। तो याद रखना है कि चिंतन करने के लिए सबसे पहले किसी भी वस्तु के बारे में नॉलेज या ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। ये नॉलेज के बारे में बात बताई जा रही है कि नॉलेज की क्या इंपॉर्टेंस है। फिर उसके बाद से इसी कारण ब्लूम ने अपने इस वर्गीकरण में ज्ञान की महत्ता को प्रथम स्थान दिया है, यानी कि चिंतन करने से पहले आपके पास उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, तभी आप उस पर सही चिंतन कर पाएंगे। इसीलिए ब्लूम महोदय ने इस वर्गीकरण में ज्ञान की महत्ता को पहले स्थान पे रखा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा। संज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत मैंने ज्ञान के बारे में आपको बताने का प्रयास किया। आइए अब इसमें आगे हम देखते हैं। उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में भी आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। पहले पॉइंट में मैंने जो आपको बताया कि संज्ञानात्मक उद्देश्य यानी कि छात्रों के जो संज्ञानात्मक उद्देश्य उसकी पूर्ति कैसे आपको करनी है। एक तो आपको ज्ञान यानी उसके अंदर ज्ञान देना है। अब सब्जेक्टिव ज्ञान है, बहुत सारे नॉलेज हैं, ठीक है। उसके बाद से ही वो उस पर सही तरीके से चिंतन कर पाएगा। फिर उसके बाद से दूसरा पॉइंट इसमें आता है बोध यानी कॉम्प्रिहेंसिव। इसमें मैंने बताया कि ज्ञान को समझना, उसके सभी पहलुओं से परिचित होना एवं उसके गुण दोष के संबंध में ज्ञान अर्जित करना, ये आपका बोध होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी चीज़ के बारे में आपने छात्रों को ज्ञान दे दिया, लेकिन उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट उनका नहीं पता है, तो वो सही तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर यही बातें बोली जा रही कि बोध होना जरूरी है। अच्छा बुरा यानी कि वो चीज़ें अच्छी हैं या बुरी हैं, इसका बोध होना छात्र को बहुत जरूरी है। तो उसके दोनों पहलू से यानी कि जो नकारात्मक पहलू है और जो उसका सकारात्मक पहलू है, उन दोनों के बारे में आपको बताना है ज्ञान देते वक्त। तो उसी को बोध कहते हैं। यानी कि छात्र डिफाइन कर लेता है कि इस काम को इस तरीके से करेंगे तो ये गलत है, बाकी जो सही काम को भी आपने बताया कि इस तरीके से उस काम को करेंगे तो ये आपका सही है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस पता कर लेता है। ये बोध के द्वारा पॉसिबल होता है। तो आई होप कि आपका ये अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। फिर उसके बाद से अनुप्रयोग आपका हो जाएगा, जिसको एप्लीकेशन बोलते हैं। तो ज्ञान को क्रियान्वित यानी कि प्रैक्टिकल रूप देना अनुप्रयोग कहलाता है। और प्राप्त किए गए ज्ञान की आवश्यकता पड़ने पर उसका सही तरीके से अपनी जिंदगी में उसे लागू करना एवं उस समस्या के समाधान निकालने प्राप्त किए गए ज्ञान के द्वारा आपका होता है। तो अनुप्रयोग का मतलब आप पहले तो आपको ज्ञान दे दिया गया, यानी छात्र जो है उसको ज्ञान दे दिया गया। उसके बाद में उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट भी बताया गया कि उसके गुण और दोष क्या हो सकते हैं, बोध उसके अंदर हो गया उसके बारे में। फिर उसके बाद से उसका इस्तेमाल कैसे करना है, उसका प्रैक्टिकल या क्रियान्वयन कैसे करना है, उसका पॉइंट जो है आपका ये तीसरे पॉइंट में आ जाता है कि जो भी उसने ज्ञान प्राप्त किया है अपने जीवन में आवश्यकता पड़ने पे उसका किस तरीके से अपने लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन करता है। ठीक है, तो आई होप कि ये पॉइंट अभी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। देखिए ये सारी चीज़ें या जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये अपने आप रियल लाइफ में जो है इसको आप फील किया होगा, इसको आप करते आ रहे हैं, बस आपको थोड़ा सा क्लियर करना है। ये सारी चीज़ें आपके साथ घटित हो रही हैं और पहले भी हो चुकी होंगी। तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ क्लियर हुआ होगा। आइए अगला जो पॉइंट्स है इसमें उसे देखते हैं। अगला जो इसमें चौथा पॉइंट है विश्लेषण का है, एनालिसिस जिसको बोलते हैं। यानी कि विश्लेषण में ब्लूम का तात्पर्य था कि तोड़ना, अर्थात किसी बड़े प्रकरण यानी टॉपिक को समझने के लिए उसे छोटे छोटे भागों में विभक्त करना एवं नवीन ज्ञान का निर्माण करना तथा नवीन विचारों की खोज करना। तो ये जो चौथा पॉइंट है संज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत विश्लेषण वाला पॉइंट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आपने नॉलेज दे दी छात्रों को, उसके बाद से उसे बोध हो गया, जैसे कि नॉलेज दे दिया। छोटे बच्चों के संदर्भ में आपको बता रहा हूं, जैसे आपने बता दिया ए फॉर एप्पल और आपने
आपने एक जो है उसको एप्पल का फिगर या पिक्चर दिखा दिया, तो अब दोबारा से आपको उसे बताने की आवश्यकता नहीं, उसे बोध हो जाएगा। कहीं पे सेव की तरह या उस आकृति की चीजों को देखेगा तो उसे समझ में आ जाएगा कि ये एप्पल हो, यानी कि बोध उसको हो चुका। फिर तीसरे नंबर पे मैंने आपको अनुप्रयोग बताया कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है, जो भी ज्ञान उसको आपने दिया। फिर विश्लेषण यानी कि एनालिसिस कैसे करना है। देखिए इस पॉइंट में काफी ज्यादा, जब आपको सारी इंफॉर्मेशन हो जाती है, इस्तेमाल भी जान जाते हैं, बोध भी हो जाता है, तो आप जो है किसी भी टॉपिक या प्रकरण को अपने समझने के लिए कैसे छोटे छोटे भागों में विभक्त करते हैं और नई चीजों का या नए ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं, ये आपका विश्लेषण वाले पॉइंट में आता है। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। जैसे कोई साइंटिस्ट होता है तो वो उसका लेवल बहुत ऊपर विश्लेषण स्तर पे, उसके पास बहुत सारा ज्ञान हो चुका है, नए ज्ञान का वो सृजन करता है। हर बड़े जो प्रकरण होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, छात्रों को समझाने के लिए वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उन्हें क्लियर भी बड़ा आसानी के साथ कर सकता है। तो ये सारे लेवल्स को जो है आपको समय के साथ अचीव करना होता है। ऐसा नहीं कि ये तुरंत सारी चीजें हो जाती है, आपको बोध हो गया, ज्ञान हो गया, अनुप्रयोग करना आ गया, आप विश्लेषण करने आ गया। ये समय और जो छात्र का जीवन होता है उसमें क्रमबद्ध तरीके से ये चलता रहता है। फिर उसके बाद से संश्लेषण आपका हो गया, यानी कि प्राप्त किए गए नवीन विचारों या नवीन ज्ञान को जोड़ना, उन्हें एकत्रित करना, अर्थात उसको जोड़कर एक नवीन ज्ञान का निर्माण करना संश्लेषण कहलाता है। संश्लेषण का मतलब आप इस तरीके से कह लीजिए कि बहुत सारा ज्ञान छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त है, उनको आपस में जोड़ना, एक मायने में उसका अर्थ निकालना, यही जो है आपका संश्लेषण का मतलब यहाँ पर होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पांचवा पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अगले स्लाइड को देखते हैं। अब इसमें एक लास्ट पॉइंट आपका है मूल्यांकन। ये भी आपका संज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत क्या क्या शिक्षण के दौरान जो है छात्रों के अंदर आपको, जिसको इंग्लिश में इवैल्यूएशन भी बोला जाता है। तो देखिए सब करने के पश्चात उस नवीन ज्ञान का मूल्यांकन करने की यह सभी क्षेत्रों में लाभदायक है कि नहीं, जिससे उद्देश्य से वह ज्ञान छात्रों को प्रदान किया गया वह उस उद्देश्य की प्राप्ति करने में सक्षम है कि नहीं, या मूल्यांकन द्वारा प्राप्त लगाया जा सकता है। ठीक है, तो मूल्यांकन का मतलब आप समझ रहे हैं कोई कार्य या किसी व्यक्ति को आप ट्रेनिंग ही दे रहे हो या पढ़ा रहे हो। जैसे छोटे से बच्चे को आप पढ़ाते हो, मान लो तो आप मैथ पढ़ा रहे हो, उसमें आप जोड़ घटाना गुणा भाग ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, तो आप उसे समझा दिए, एक आध हफ्ते आपने उसे पढ़ाया, फिर उसके बाद से आप ये देखना चाहते हो कि कितना हद तक जो चीज़ें आपने उसे बताई है उसे वो सीख पाया है और कैसे उसका इस्तेमाल करके जो आपने सवाल उसको दिया है टेस्ट में या मूल्यांकन करने के दौरान उसे हल कर पा रहा है या नहीं। तो जब वो टेस्ट को अटेम्प्ट करता है, सारे सवालों को अच्छे से सॉल्व कर लेता है, तो इसका मतलब सारे उद्देश्यों को अच्छे तरीके से वो क्लियर कर लिया और जो भी आपने बातें बताई हैं, कैसे जोड़ करना है, कैसे घटाना करना है, कैसे गुणा करना है, कैसे भाग करना, वो उसको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, तभी वो सारे सवाल को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेता है। अदरवाइज वो सॉल्व नहीं कर पाता, इसका मतलब उसे जो भी बातें आपने बताई है सॉल्व करने के लिए कैसे करना है वो नहीं समझ में आया है और वो इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहा है। तो फिर से आप जो है उसे टीचिंग करेंगे, फिर से उसे समझाएंगे चीज़ों को। तो यही बात बताई जा रही है कि सब करने के पश्चात, यानी सब कुछ आपने कर लिया, तो नवीन ज्ञान का मूल्यांकन करने की यह सभी क्षेत्रों में लाभदायक है। ये बड़े लेवल की बात, मैं छोटे स्तर से लेके मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बड़े लेवल की बात की जा रही है आपसे कि सब करने के पश्चात उस नवीन ज्ञान यानी कि जो भी सृजन किया गया, जो नए तथ्य ज्ञान को जो है सृजित किया गया है उसका मूल्यांकन करने के लिए यह सभी क्षेत्रों में लाभदायक है या नहीं है। जैसे कोई रिसर्चर है, किसी टॉपिक पे उसने रिसर्च किया, किसी समस्या का उसने सॉल्यूशन किया, तो मूल्यांकन करता है कि वो सभी क्षेत्रों में लाभदायक है या नहीं है, जिससे उद्देश्यों से वह ज्ञान छात्रों को प्रदान किया गया है वह उद्देश्य की प्राप्ति करने में सक्षम है या नहीं है, इससे मूल्यांकन के द्वारा जो है पता लगाया जाता है। तो उम्मीद करता हूं मूल्यांकन वाला भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया। देखिए मैं ब्लूम का जो शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण है उसमें 3 भागों में उन्होंने उद्देश्यों को वर्गीकृत किया। पहला संज्ञानात्मक स्तर है, दूसरा आपका भावात्मक उद्देश्य था, तीसरा आपका मनोशारीरिक उद्देश्य था। तो पहले संज्ञानात्मक उद्देश्य को हमने अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया। इसके अंतर्गत हमने ज्ञान के बारे में जाना, ज्ञान कैसे जो है छात्रों को दिया जाता है, उसका क्या महत्व है। फिर उसके बाद से बोध के बारे में मैंने बताया कि छात्रों का बोध क्या होता है। फिर उसके बाद से उसका अनुप्रयोग करना वो भी मैंने आपको बताया, और भी कई सारे जो पॉइंट्स थे इसके अंतर्गत वो भी मैंने आपको क्लियर करने का प्रयास किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। देखिए कुछ भी समझ में नहीं आया ये मुझे नहीं पता चल रहा है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब तक आप अपना फीडबैक नहीं दोगे तो मुझे अच्छे तरीके से क्लियर नहीं होगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। आइए अगले जो इसमें स्लाइड्स है उसे हम देखते हैं।
तो अब जो दूसरा यहाँ पर पॉइंट है भावात्मक उद्देश्य, उसे हम देखेंगे। यानी कि जो 3 भागों में उन्होंने वर्गीकृत किया था शिक्षण के उद्देश्य को, जिसमें संज्ञानात्मक स्तर को हमने देख लिया, उसके अंदर सब पॉइंट्स जो थे उनको भी हमने क्लियर किया। अब भावात्मक उद्देश्य जो है अफेक्टिव डोमेन, उसको हम देखते हैं। अब देखिए ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत भावात्मक उद्देश्य यानी अफेक्टिव डोमेन का निर्माण क्रैवाल एवं मारिया ने 1964 में किया था। याद रखना है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जो भावात्मक उद्देश्य है, अफेक्टिव डोमेन है, उसका निर्माण क्रैवाल एवं मारिया ने 1964 में किया था। अब देखिए इन्होंने छात्रों के भावात्मक पक्ष पर ध्यान देते हुए कुछ प्रमुख बिंदुओं को बताया है। भावात्मक पक्ष से तात्पर्य है कि उस प्रत्यय यानी कि टॉपिक के प्रति छात्रों के भावात्मक गुस्सा, प्यार, चिढ़ना, उत्तेजना होना, रोना आदि रूप का विकास करना है। भावात्मक यानी कैसे कहते हैं, भावनाओं में आके कोई व्यक्ति रोने लगता है, किसी के साथ उसकी संवेदनाएं होती हैं। यानी कि बेसिकली आपको ये समझना है यहाँ कि अगर आप कोई टॉपिक या किसी चीज के बारे में आप बताते हैं तो छात्रों का उसके प्रति जो भावात्मक भाव है, जिसमें आपका गुस्सा भी हो सकता है, प्यार भी हो सकता है, चिढ़ाना भी हो सकता है, उत्तेजना भी हो सकता है और रोना आदि आपका शामिल होता है, यानी विकास होता है। तो ये आपका भावात्मक उद्देश्य होता है। तो याद रखना है, यानी किसी व्यक्ति के प्रति सेंसिटिव होना, जानवरों के प्रति उसकी संवेदना कैसी है, इन्वायरमेंट के प्रति कैसी है, तो ये सारी चीजों को जो है आपका भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत रखा जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर इतनी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक बार रिकॉल कर देता हूं मैं, जैसे कि आपका जो ब्लूम का शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण है, उसमें संज्ञानात्मक उद्देश्य को हमने देखा, भावात्मक उद्देश्य को देख रहे हैं यहाँ पर, और मैंने आपको बताया कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत भावात्मक उद्देश्य का निर्माण जो है क्रैवाल एवं मारिया ने 1964 में किया था। और इन्होंने छात्रों के भावात्मक पक्ष पर ध्यान देते हुए कुछ प्रमुख बिंदुओं को बताया, जिसमें उन्होंने बताया कि भावात्मक पक्ष से तात्पर्य यह है कि किसी टॉपिक के प्रति या किसी प्रत्यय के प्रति जो है भावात्मक भाव कैसा है छात्रों का, जिसमें गुस्सा, प्यार, चिढ़ाना, उत्तेजना होना, रोना, इसका विकास करना होता है। तो उम्मीद करता हूं कि रिकॉल देखिए मैंने एक बार इसलिए किया ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। आइए आगे इसमें देखते हैं। अब देखिए भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत कुछ प्रमुख बिंदु हैं, उन्हें हम देखते हुए चलेंगे, जिसमें अनुकरण है आपका। देखिए इसमें भावात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम विद्यार्थियों को अनुकरण के माध्यम से ज्ञान प्रदान करना चाहिए। अब देखिए अगर भावात्मक रूप से कोई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव छात्र है तो उसको क्या करना चाहिए कि अनुकरण के माध्यम से ज्ञान प्रदान करने का जो है प्रयास करना चाहिए। जैसे कि कुछ भी आपको सिखाना है तो वैसी एक्टिविटी करते हैं और छात्र उन्हें क्या करते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं। जैसे कोई भी छात्र का बिहेवियर जो है इन्वायरमेंट के हिसाब से ही ढलता है। अगर किसी अच्छे परिवार में उठना बैठना रहन सहन उसका अच्छा हो सकता है, और किसी ऐसे वातावरण में वो छात्र है तो उसी के अनुसार जो है वो क्या होता है, पूरी तरीके से ढल जाता है। तो यहाँ पर अनुकरण के ऊपर ज्यादा बल दिया जा रहा है भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो रहा होगा कि सर्वप्रथम विद्यार्थियों को अनुकरण यानी नकल के माध्यम से ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। तो अनुकरण आपको क्लियर हुआ। फिर एक अध्यापक को छात्रों को पढ़ाने के समय उस प्रकरण के भावात्मक पक्ष को महसूस कर उसको क्रियान्वित रूप देना चाहिए, जिससे छात्र उसका अनुकरण कर उसको महसूस कर सके। यानी प्रैक्टिकली रूप से किसी जानवर के बारे में, एनिमल्स के बारे में या प्लांट्स के बारे में आप पढ़ा रहे हो तो उसके प्रति छात्र में कैसे भावात्मक जो भाव हैं वो उत्पन्न होगा, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो अब बोला क्या इसमें गया है कि जो प्रकरण है, प्रकरण के भावात्मक पक्ष को महसूस कर उसको क्रियान्वित रूप देना चाहिए। यानी कि अगर एनिमल या जो प्लांट्स है उसके बारे में आप पढ़ा रहे हैं तो प्लांट्स कैसे हमारे लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं, लकड़ी, ईटीसी बहुत सारी चीजें उससे हमें मिलती है। तो भावात्मक रूप से जो है छात्र उससे जुड़ने का प्रयास करेगा। तो इसी बात को यहाँ पर बोला जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो रहा होगा। आइए आगे इसमें देखते हैं। फिर इसमें दूसरा पॉइंट है अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्डिंग। तत्पश्चात अनुकरण कर उस अनुकरण के द्वारा क्रिया करना अनुक्रिया कहलाता है। यानी कि जो भी अनुकरण करके उसने सीखा और उसके बाद से जो भी वो क्रिया कर रहा है, रिस्पॉन्ड दे रहा है, वो आपका अनुक्रिया कहलाता है। फिर तीसरा इसमें है अनुमूल्यन यानी कि वैल्यूइंग। फिर इसमें बोला गया कि उस अनुक्रिया के पश्चात हम उसका मूल्यांकन करते हैं कि वह सफल सिद्ध हुआ कि नहीं। यानी कि अनुकरण के माध्यम से जो कुछ भी उसने सीखा और कैसे रिस्पॉन्ड किया, देन उसके बाद से हम उसका मूल्यांकन करते हैं कि क्या हमने जो अनुकरण के माध्यम से उसको सिखाने का प्रयास किया वो सीख पाया या नहीं। ठीक है। फिर उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है संप्रत्यय, यानी कि हम उसके सभी पहलुओं पर जो है एक साथ विचार करते हैं कि क्या कुछ जो आपने सिखाने का प्रयास किया और किस प्रकार से वो सीख पाया या नहीं। तो इसमें हम सभी पहलुओं पर जो है एक साथ विचार करते हैं संप्रत्यय के अंतर्गत। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो रहा होगा। आइए आगे इसमें देखते हैं।
उसके बाद पांचवा इसमें है संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए उस प्रकरण को एक स्थान में रखकर उसके बारे में चिंतन करते हैं और उसमें विचार करना शुरू करते हैं, ये आपका संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन होता है। यानी कि जो भी प्रकरण या टॉपिक है उसको एक स्थान में रखकर उसके बारे में चिंतन जो भी करते हैं हम, तो वही विचार जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद से नेक्स्ट इसमें है चारित्रीकरण, यानी तत्पश्चात हम उस पात्र का एक चरित्र निर्माण करते हैं जिससे हमारे भीतर उसके प्रति एक भाव उत्पन्न होता है, जैसे कि बुरे लोगों के प्रति गुस्से का भाव, अच्छे लोगों के प्रति सहानुभूति वाला भाव आदि। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये सारी चीज़ें आपको समझाई गई हैं, जो भी आपने टेक्स्ट फॉर्म में या चीज़ें जो भी इंफॉर्मेशन दी लोगों के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, तो किस प्रकार से भावात्मक पहलू जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर यही बातें आप बताई जा रही हैं कि कैसे जो है छात्र जो है इस चरित्र का निर्माण करके जो है ये सोचता है कि बुरे लोगों के साथ जो है वो गुस्से का बर्ताव या गुस्से वाला भाव होता है उसका, और अच्छे लोगों के साथ उसका सहानुभूति वाला भाव होता है। तो ये सब भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत ये जो भी पॉइंट्स थे उसको मैंने आपको क्लियर किया कि भावात्मक रूप से किस तरीके से छात्रों का जो उद्देश्य पूरा किया जा सके इस पे ध्यान दिया जाता है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए इसमें आगे देखते हैं। तो ब्लूम के शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण के अंतर्गत जो तीसरा पॉइंट आपका था मनोशारीरिक उद्देश्य यानी कि साइकोमोटर डोमेन। इस सबसे पहले हमने संज्ञानात्मक उद्देश्य को देख लिया, उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स थे उनको क्लियर किया। फिर उसके बाद से भावात्मक उद्देश्यों को देखा, उसके अंदर भी कई सारे पॉइंट्स थे उनको भी मैंने आपको क्लियर किया। अब हम मनोशारीरिक उद्देश्य को देखेंगे। अब देखिए इसमें बताया गया ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत मनोशारीरिक उद्देश्य का निर्माण सिम्पसन ने 1969 में किया था। याद रखना है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत ही मनोशारीरिक उद्देश्य का निर्माण जो है सिम्पसन महोदय ने 1969 ईस्वी में किया था। देखिए इन्होंने ज्ञान के क्रियात्मक पक्ष पर बल देते हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्रकाशित किया था। अभी जैसे कि हमने संज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत देखा, भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत देखा, तो उसी प्रकार से मनोशारीरिक उद्देश्य के अंतर्गत इन्होंने क्रियात्मक पक्ष पर बल देते हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताया, उनको हम जान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका उद्दीपन है यानी स्टिमुलेशन। देखिए उद्दीपन से आशय कुछ ऐसी वस्तु जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, तत्पश्चात हम उसे देखकर अनुक्रिया करते हैं, जैसे कि भूख लगने पर खाने की तरफ क्रिया करते हैं। इस उदाहरण में भूख उद्दीपन है जो हमें क्रिया करने के लिए उत्तेजित कर रहा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली उद्दीपन यानी कोई भी कार्य करने के लिए एक उद्दीपक आपका होता है, तभी जो है आप क्रिया करते हैं। तो इसे आपको जैसे कि आप अपने एग्जाम को क्लियर करना चाह रहे हैं, तो इसमें आपका उद्दीपन के लिए हो सकता है नेट क्वालिफाई करके आपको प्रोफेसर बनना है, रिसर्च करना है, पीएचडी करना है, तो वो आपका उद्दीपक के रूप में काम करता है, जिसके वजह से आप क्रिया करते हो कि आपको ये एग्जाम क्लियर करना है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर उसके बाद से आपका कार्य करना है, तो उस उद्दीपन के प्रति क्रिया हमको कार्य करने पर मजबूर करती है, यानी कि उस उद्दीपन के वजह से ही आप क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर स्टिमुलस या उद्दीपक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कार्य या किसी भी काम को करने के लिए। तो ये बात यहीं पर आपको बताई गई है कि उद्दीपन के प्रति क्रिया हमको कार्य करने के लिए मजबूर करती है। आइए इसमें आगे देखते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है नियंत्रण। यहाँ पर उस क्रिया पर हम नियंत्रण रखने का प्रयास करते हैं, और समन्वय के अंतर्गत जो है उसमें नियंत्रण रखने के लिए हम उद्दीपन की ओर जो है क्रिया के माध्यम से समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं। फिर उसके बाद से स्वाभाविक आपका होता है इसमें वह समन्वय करते करते एक समय ऐसा आता है कि उनमें समन्वय स्थापित करना हमारे लिए सहज हो जाता है और हम आसानी के साथ हर परिस्थिति में उनमें समन्वय स्थापित कर पाते हैं, वह हमारा स्वभाव बन जाता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर बार बार किसी काम को कर रहा है तो उस काम की परफेक्शन उसके अंतर्गत आ जाती है। यानी किसी के जीवन में बहुत कठिनाइयां बार बार आती है, तो उस कठिनाइयों से लड़ने के लिए उसका मेंटली हेल्थ, शारीरिक हेल्थ वो पूरी तरीके से प्रिपेयर रहता है। और किसी के सामने पहली बार होगा तो वो उससे क्या करेगा कि वो नहीं झेल पाएगा या उस तरीके से वो हैंडल नहीं कर पाएगा। तो बात यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि वह समन्वय करते करते, यानी कि समन्वय स्थापित करने की बात हो रही है, करते करते जो है समय एक समय ऐसा आता है कि उनमें समन्वय अच्छे तरीके से स्थापित हो जाता है और वो सहज तरीके से चीज़ों को करने लगता है और उसके लिए वो सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आइए आगे इसमें देखते हैं। फिर इसमें एक पॉइंट है आदत आपका। तो इसमें बताया मैंने कि वह स्वभाव में आने के पश्चात हमारी आदत बन जाता है और ऐसी परिस्थिति दोबारा आने के पश्चात हम वही क्रिया एवं प्रतिक्रिया हमेशा करते रहते हैं, जिससे हमारे अंदर नई आदतों का निर्माण हो जाता है।
तो देखिए यहाँ पर हैबिट फॉर्मेशन के बारे में बात की जा रही है कि ये स्वभाव के अंदर कैसे आ जाता है, और जब ये चीज़ें बार बार होने लगती हैं तो ये आपकी आदत में चीज़ें शामिल हो जाती हैं। इस तरीके से आप किसी भी व्यक्ति या छात्र के अंदर अच्छी हैबिट्स का निर्माण भी कर सकते हैं। यही बातें यहाँ पर की जा रही है। आइए अब इसमें आगे और देखते हैं। अब देखिए इसमें एक और बिंदु आपका इंपॉर्टेंट है, जो आपकी ब्लूम टैक्सोनॉमी थी शिक्षण के उद्देश्यों के अंतर्गत। तो यहाँ पर ये 2001 में रिवाइज ब्लूम वर्गीकरण जो है यहाँ पर हुआ था ब्लूम टैक्सोनॉमी का, तो इस जिसको बोला जाता है रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो देखिए ब्लूम के वर्गीकरण यानी ब्लूम टैक्सोनॉमी में संशोधित रूप एंडरसन और कर्तवुल ने दिया था, यानी उसमें कुछ संशोधन किया था। बहुत सारे ऐसे सिद्धांत होते हैं जिनमें बहुत सारी कमियां होती हैं, और आगे उस विषय से संबंधित जो विशेषज्ञ होते हैं, रिसर्चर होते हैं, उसमें करेक्शन करते रहते हैं। अब देखिए इसमें आगे मैंने बताया कि इन्होंने वर्तमान की आवश्यकताओं को देखते हुए उसमें कुछ प्रमुख परिवर्तन किए, जिसे रिवाइज ब्लूम वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है। यानी कि वर्तमान में क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी आवश्यकताएं क्या है, उसके अनुसार जो ब्लूम का वर्गीकरण था शिक्षण के उद्देश्यों का, उसमें इन्होंने क्या किया, संशोधन किया। किसने किया? एंडरसन और कर्तुवुल ने किया था। ये बात आपको याद रखना है। अब आइए इसमें आगे देखते हैं। और इस संशोधन के अंतर्गत कुछ बिंदु को इन्होंने ऐड किया था, जिसमें स्मरण आपका है। तो देखिए प्राप्त किए गए ज्ञान को अधिक समय तक अपनी बुद्धि में संचित रख पाना एवं समय आने पर उनका पुनः स्मरण कर पाना स्मरण शक्ति का गुण होता है। ये भी छात्रों के अंदर डेवलप करना है। यानी कि आपके अंदर बहुत सारा ज्ञान तो दे दिया गया, लेकिन समय के हिसाब से आप उन नॉलेज को फिर से रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं जरूरत करने के बाद, तो आपका स्मरण एक तरीके से खराब है। स्मरण शक्ति कहते हैं लोग कि छिन्न है, आपका कम है, जिसकी वजह से आप समय पे आप जो भी तथ्य के बारे में पूछा जा रहा है वो रिकॉल आप नहीं कर पा रहे हैं। तो स्मरण के बारे में आपको समझ लेना है कि प्राप्त किए गए ज्ञान को अधिक समय तक अपनी बुद्धि में संचित रख पाना एवं समय आने पर उसको पुनः स्मरण या रिकॉल करके जो है इस्तेमाल में लेना, ये आपका स्मरण होता है। ये स्मरण शक्ति का गुण होता है, ये आपको याद रखना है। समझना, फिर इसमें देखिए मैंने बताया कि प्राप्त किए गए ज्ञान को उपयोग कब, कहां और कैसे करना है, यह किसी व्यक्ति के लिए तभी संभव होता है जब वह प्राप्त किए गए ज्ञान को सही तरीके से समझ पाया हो। यानी कि उसको अच्छे तरीके से वो समझ पाया हो, तभी वो उसको इस्तेमाल करता है। यानी कि अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है तो कैसे भी कोई भी व्यक्ति घुमा फिरा के उसके बारे में बातें करता है या पूछता है तो आपको उसका जवाब क्लियरली देने आता। तो इसको समझ बोला जाता है। रटना समझना दोनों में बड़ा अंतर। रटने का मतलब जो चीज़ें जैसे बनाई गई उसको आपने रट लिया, लेकिन थोड़ा सा उसके बारे में डेप्थ में या अलग तरीके से पूछा जाए तो आपको उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। तो समझना जरूरी है, समझ कर आगे बढ़िए चीज़ों को। आइए आगे देखते हैं इसमें। अब इसमें अगला बिंदु है लागू करना, अप्लाई, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। जब वह ज्ञान समझ में आ जाए तब पता चल जाए कि इस ज्ञान का प्रयोग कब, कहां और कैसे करना है, तो उस ज्ञान को सही तरीके से समय आने पर उसे लागू करना, ये जो है आपका अप्लाई होता है। यानी आपने चीज़ों को सीखा, चीज़ों को रिकॉल करना आपको आ गया, समय या स्थिति के अनुसार उसकी ज़रूरत है। जैसे ज्ञान की तो आप रिकॉल करते हो, चाहे एग्जाम ही हो गया आपका, तो आपने बहुत सारी तैयारी की, तथ्यों को पढ़ा, अब उसके बारे में कोई प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है तो उस समय आपने रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका स्मरण शक्ति कम है। रिकॉल कर पा रहे हैं, इसका मतलब वो स्मरण शक्ति का आपका अच्छा गुण है, जिससे आप तथ्यों को रिकॉल कर पा रहे हैं। और फिर उसके बाद से यहाँ पर लागू करने की बात की जा रही है। यानी कि जब वह ज्ञान समझ में आ जाए, जब पता चल जाए कि इस ज्ञान का प्रयोग कब, कहां, कैसे करना है, तो उस ज्ञान को सही तरीके से सही समय आने पर आप लागू कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फिर विश्लेषण आपका आता है। उस ज्ञान को लागू करने के पश्चात उसका विश्लेषण करना, अर्थात उसको तोड़ना, उसको छोटे छोटे भागों में विभक्त करना। यानी विश्लेषण का क्या मतलब होगा, जैसे कि एक टीचर होता है, एक टीचर अपने विषय में एक्सपर्ट होता है, और जब छात्रों को कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो उस कॉन्सेप्ट को वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर छात्रों को समझाने का प्रयास करता है। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया। आइए आगे देखते हैं। आगे इसमें है आपका मूल्यांकन, यानी हर चीज़ का अपना मूल्यांकन है। सारा कुछ आपने कर लिया, फिर उसको चेक करने के लिए आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा। तो विश्लेषण करने के पश्चात उसका मूल्यांकन करना कि जिस उद्देश्य से उसकी प्राप्ति की गई है वह उस उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है या नहीं, इसका पता हम उसका मूल्यांकन करके जो है कर सकते हैं। तो मूल्यांकन बड़ा जरूरी है कि किसी कार्य को किया गया, जिस उद्देश्य के लिए उस कार्य को किया गया, कितने हद तक उस उद्देश्य की प्राप्ति हुई, ये आपका कैसे पता चलेगा, मूल्यांकन के द्वारा। फिर उसके बाद से जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप बता रहा हूँ, पूरा 6 महीने आपने दिन रात पढ़ाई की, ठीक है,
और उसके बाद से अब पता करना है कि आपने जो भी पढ़ाई की और आपको तथ्य अच्छे तरीके से समझ में आए नहीं आए, जो भी उद्देश्य रहा उसको समझने का, तो कैसे पता चलेगा मूल्यांकन का। तो जब आप एग्जाम में जाओगे परीक्षा देने, फिर उसके बाद जो भी आपका रिजल्ट आएगा तो उससे पता चलेगा कितना हद तक आपने तथ्यों को अच्छे तरीके से समझा था और पढ़ाई की थी। फिर रचना यहां पर बोला जा रहा है, मूल्यांकन करने के पश्चात उस स्मरण में एक नई विचार का निर्माण होता है जिसे एक नवीन विचार की रचना होती है। अब विश्लेषण करने आ गया, मूल्यांकन की स्थिति पे आप आ गए, तो रचना के बारे में यहां पर बोली जा रही है बातों को। तो यहां पर मूल्यांकन करने के पश्चात उस स्मरण में एक नई विचार का निर्माण होता है जिसे एक नवीन विचार की रचना होती है। तो यही आपका रचना वाला पॉइंट है। तो ये कुछ नए संशोधन किए गए थे, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी थी आपका 2001 में ये संशोधन किया गया था। तो यहाँ पर जो आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी है, ब्लूम के द्वारा जो शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया था उसको मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर किया। ब्लूम का जो सामान्य वर्गीकरण था, फिर उसके बाद जो उसमें संशोधन किए गए थे उनके बारे में भी मैंने आपको बताया। और कुछ समझ में नहीं आएगा तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके बाद से गैगने और ब्रिग्स का जो शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण है वो आपका मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको करा दूंगा। बाकी ये ब्लूम टैक्सोनॉमी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुई या नहीं हुई, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और इसके साथ ही साथ एक बार रिकॉल कर देता हूं, आज के इस वीडियो में हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी यानी ब्लूम के द्वारा जो शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया था उसको हमने देखा। इसके साथ ही साथ जो शिक्षण के उद्देश्य हैं, सामान्य उद्देश्य, उसको भी मैंने आपको बताया था। और जिसमें 3 भागों में जो है शिक्षण के उद्देश्यों को जो है ब्लूम ने वर्गीकृत किया था, जिसमें पहला था संज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा था भावात्मक उद्देश्य और तीसरा था आपका मनोशारीरिक उद्देश्य। फिर उसमें भी कई सारे बिंदु थे, तो उन सभी बिंदुओं को मैंने एक एक करके आपको क्लियर किया तीनों में, चाहे पहला पॉइंट था, दूसरा था, तीसरा था, और सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने बताने का प्रयास किया। ये मुझे तब पता चलेगा कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं हुआ जब आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, 40 मिनट प्लस का ये वीडियो है, लेकिन ये सारा कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा लंबा था, इसलिए इतना सारा समय लग गया। बाकी फीडबैक अपना ज़रूर दीजिए, काफ़ी सारा वक्त और समय लगता है। और इसी को लेकर मैंने एक बार आपको वीडियो बनाकर भी बताया था कि जब तक पॉजिटिविटी नहीं रहती है तो इतना लंबा वीडियो बनाना और कंटेंट टाइप करना, काम करने में मोटिवेशन नहीं बन पाता है, जिससे मैं आपकी वीडियो को प्रोवाइड नहीं कर पाता हूं। तो आप जो है हमारा मोटिवेशन लेवल जो है ऊपर बनाए रखिए, ताकि हम ऐसे ही आपको कंटेंट एकदम फ्री निःशुल्क आपको मिल रहा है तो आप इसका लाभ लीजिए। दूसरा देखिए, कितना भी आप कंटेंट पढ़ लीजिए, जब तक आप जो है प्रश्नों को सॉल्व नहीं करेंगे, तो मैं ये कहूँगा कि 2021 से लेके 2022 के बीच में जितने भी पेपर हुए हैं अलग अलग शिफ्टों में, उनको डिटेल के साथ सॉल्व करिए, वो ज़्यादा आपको हेल्प करेंगी आपके एग्जाम को क्लियर करने में। थ्योरी पढ़िए सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन उसके बाद से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। वो जो है आपको एग्जाम जो प्रेशर होता है उसको फील कराएगा, ताकि एग्जाम में जाने के बाद आपको एक्स्ट्रा जो प्रेशर बनता होगा वो कम लगेगा, क्योंकि आपने उस तरीके से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों पर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और बाकी ये टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे और हमारा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप लाइक करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ वीडियो को शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिनके पास कोचिंग नहीं है, पैसे का अभाव है, वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूजीसी नेट का, और उनका सपना है रिसर्च करने का, पीएचडी में एडमिशन लेने का या कॉलेज में पढ़ाने का। तो उनकी मदद आप कर सकते हैं शेयर करके। बाकी एग्जाम रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ ऑथेंटिक वे में। हायर एजुकेशन से जुड़ी जो भी अपडेट्स निकल कर आती है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो उनकी भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके बगल में ये जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से, उसको आप प्रेस कर सकते हैं न्यू वीडियो की अपडेट्स को पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।